हेलो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएस मैथ्स क्लासेस में। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक शीघ्र पहुंच जाए। हेलो गाइस, देखिए तो हमारा टॉपिक चल रहा था क्लास 10th वालों के लिए फर्स्ट चैप्टर नंबर 1 है ये हमारा चैप्टर नंबर 1 और एक्सरसाइज 1.1 चल रही है रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या। इससे पहले इसकी 3 पार्ट बन चुके हैं, आज ये हमारा 4th पार्ट है। जिस स्टूडेंट ने इसके पहले 3 पार्ट नहीं देखे हैं वो हमारे डिस्क्रिप्शन में जाकर के लिंक दिया हुआ है, वहाँ से देख सकते हैं। और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले और इससे रिलेटेड वीडियो भी आप देख सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में, एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा है, देखिए एचसीएफ हमें ज्ञात करना है यूक्लिड मेथड से। क्वेश्चन नंबर 9 में, 10 में और 11 इन तीनों में यही मेथड अप्लाई होना है जो क्वेश्चन नंबर हम 9 में बता रहे हैं। तो इस प्रकार आप क्वेश्चन नंबर ये एक ही बार समझ सकते हैं और बाकी अपने से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ से आप मेथड समझना और बाकी अपने कॉपी पर सेल्फ अपने आप को करना। तो देखिए इसमें क्वेश्चन दिया है कि संख्या दे दी है, 3 संख्या 2710 व 55, इन दोनों का एचसीएफ निकालने की बात करी है। तो कभी कभी 2 संख्या भी दे सकते हैं, 3 संख्या भी दे सकते हैं। चलिए हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं जिसमें 3 संख्या दे रखी होंगी। 3 संख्या वाला क्वेश्चन उठाते हैं। 4407, 2938 और ये दिया है हमें 1469। इस प्रकार हमें ये 2 क्वेश्चन दे दिए, इसमें 3 संख्या वाला हमने ले लिया, इसमें 2 संख्या का ले लिया। यूक्लिड मेथड से एचसीएफ निकालना है। देखिए यूक्लिड मेथड जो है वो हमारे भाग विधि का ही एक दूसरा रूप है। तो एचसीएफ निकालने की भाग विधि सबसे पहले सभी को आनी चाहिए। भाग विधि से एचसीएफ कैसे निकालते हैं, भाग विधि से एचसीएफ निकालो पहले, क्योंकि भाग विधि को ही दूसरे रूप में यूक्लिड थ्योरम बोल दिया गया है। ओके, तो चलिए हम पहले भाग विधि से वर्गमूल निकालते हैं। तो भाग विधि में क्या करते हैं कि जो 2 संख्या होंगी उसमें से छोटी वाली संख्या से बड़ी वाली संख्या को डिवाइड करो। तो हम 55 से 2710 को डिवाइड कर रहे हैं, 55 से कर रहे हैं, करिए। तो देखिए 55 से इसे करेंगे हम तो 55 से कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा स्टार्टिंग में लगभग। तो 4 पंजे 20 का 0 हाथ से लगे तो 4 पंजे 20 और 2 22, 220 चला गया। ठीक, घटा दीजिए 51 बच गया। अगला जोड़ा उतार, अगला संख्या उतार लिया हमने 0। अब हमारे 55 से डिवाइड करेंगे इसको तो कितनी बार जाएगा, लगभग ये चला जाएगा 8 बार। देखते हैं तो 8 पंजे 40 और 8 पंजे 40 जाकर कम लगेगा, 9 बार देख लो। 9 पंजे 45 का 5 हाथ से लगे 4, 9 पंजे 45 और 4 49, 9 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, 9 बार चला गया। घटा दीजिए 10 में से कितना बचेगा, 15 बचेगा। कितना बचेगा हमारा, ओनली 15 बचेगा। जो शेष, अब तो आगे को संख्या है नहीं, तो जो शेष बचता है फिर हम उस शेष से डिवाइड करते हैं जिससे हमने पहले डिवाइड किया था। 15 से डिवाइड करेंगे पिछले वाले भाजक को। 15 से डिवाइड करो, 15 दूनी 30, 15 3 45, 15 चौका 60 ज़्यादा हो जाएगा तो 15 तिया 45 आ जाएगा। फिर शेष बचा हमारा कितना, 10 शेष बचा। अब 10 से जो भी शेष बचता चला जाता है उससे पिछली वाली संख्या को डिवाइड करते हैं। 10 ही का ना 10, क्या शेष बचा, 5। अब 5 से डिवाइड करेंगे, फिर हम किसको डिवाइड करेंगे, 10 को। 5 दूनी 10, पूरा पूरा कैंसिल। तो एक स्टेज ऐसी आती है कि हम इसे करते चले जाते हैं और जिस संख्या से ये लास्ट में पूरा पूरा कटता है वही हमारा एचसीएफ होता। तो इन दोनों का एचसीएफ हमारा जो है वो 5 आ गया, लेकिन ये भाग विधि कहलाती है। ठीक, तो हम साइड में इस वाली विधि को लिखते हैं और इधर हम लिखेंगे हमारा यूक्लिड मेथड से। यूक्लिड मेथड से, अब यूक्लिड मेथड क्या कह रहा है, देखिए उसमें क्या करना होता है। यूक्लिड मेथड हमारा ये बोलता है कि a = bq + r। a होता है भाज्य, b भाजक, q भागफल और r शेषफल। तो सबसे पहले हमने किसको भाग की थी, 2710 को भाग की थी।
कितने से भाग की थी, 55 से। जो भागफल आया था वो लिख दो इधर, प्लस शेषफल क्या आया था, पहला वाला शेषफल देखो 15 आया था, 15 लिख दिया। उसके बाद दूसरी कंडीशन में हमने किसको भाग की थी, 55 को भाग की थी। कितने से भाग की थी, 15 से। कितनी बार गया था, 3 बार। शेषफल कितना बचा था, 10 बचा था। उसके बाद तीसरी बार जब हमने भाग की, किससे भाग की, 10 से। किसको की थी, 15 को। जिसको भाग की थी वो भाज्य होता है और वो इधर लिखा जाता है। किससे भाग की थी, 10 से। कितना भागफल मिला था हमें, 1, और प्लस शेषफल कितना बचा था, 5। दूसरी बार उसके बाद हमने फिर क्या किया, 5 से डिवाइड करा, किसको, 10 को 5 से डिवाइड किया, 2 बार गया, और शेषफल क्या बचा, 0। तो जो सबसे लास्ट का हमारा भाजक होगा वही हमारा क्या कहलाएगा, HCF कहलाएगा। यूक्लिड मेथड में इस तरीके से जमा के लिखना होता है। तो ये जमाया कहाँ से जाता है, इसी को देख करके जमा देते हैं कि पहला वाला भाज्य ये लिखा, भाजक, भागफल और शेषफल। फिर दूसरी भाग हुई थी ये वाली, यहाँ से फिर ऐसे लिखा हमने कि भाज्य, भाजक, भागफल, शेषफल। ओके, इस प्रकार आप यूक्लिड मेथड से चाहे 2 संख्या हो तो भी मैसे HCF निकाल सकते हैं। HCF को दूसरी भाषा में, हिंदी में क्या कहते हैं, हम मैसे कहते हैं। तो महत्तम समापवर्तक मैसे कह सकते हैं या HCF कह सकते हैं। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे, चलिए इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं। अगर 3 संख्याएं दी रखी होंगी तो हम कैसे निकालें। तो देखिए 3 संख्याओं का HCF कैसे ज्ञात करते हैं, चलिए देखते हैं। 3 संख्याएं हैं, अब हमारे पास ये 3 संख्याएं दी हैं। 3 संख्याओं का HCF निकालने के लिए हम क्या करते हैं, देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें से जो 2 संख्या है ना बड़ी वाली, उनको उठा लो। डिवाइड वाला, पहले हम डिवाइड वाला मेथड लगाएंगे अपना। तो डिवाइड करेंगे, इन दोनों में कौन सी छोटी है, 2938 छोटी है। देखिए डिवाइड तो हम वैसे 3 में से कोई सी भी 2 ले सकते हैं, लेकिन बेटर यही रहता है कि आप बड़ी वाली दोनों को ले लो। अब 2938 से इसे डिवाइड करो। देखिए 2 बार तो जा नहीं सकता, क्योंकि 29 दूनी 5800 हो जाएगा, तो एक ही बार जाएगा। तो 2938 घटा दो, यहाँ से ढाई लेंगे, 17 में से 8 गया 9, यहाँ बचेगा 9, क्योंकि 10 हो जाएगा। 9 में से 3 गया 6, 3 बचा, 13 में से 9 गया 4, 3 में से 2 गया 1469 बच गया। 1469 हमारा बचा, इधर क्या बच गया, 2938 बच गया। ठीक, अब हम 1400 से इसे डिवाइड करेंगे, तो लगभग ये 2 बार जा सकता है। देखते हैं, चलो 2 बार, 2 9 18 का 8 हासिल लगा 1, 2 6 12 और 13 का 3 हासिल लगा 1, 14 दूनी 28 और 29, ये तो पूरा पूरा कैंसिल हो गया। किससे हुआ पूरा पूरा कैंसिल, 1469 से। तो अब जो ये 1469 है, इससे डिवाइड करेंगे तीसरी संख्या को जो हमारी बची हुई है, अरे वो तो 1469 ही है। तो 1469 से जब 1469 को डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरा चला गया एक बार, कुछ शेष बचा, कोई शेष नहीं बचा। तो लास्ट में जिससे पूरा पूरा जाता है वही हमारा क्या होता है, HCF होता है ये। तो इस प्रकार इन तीनों संख्याओं का HCF हमारा कितना आया, 1469 हमारा HCF आ गया। इसको हम लिखेंगे कैसे, यूक्लिड मेथड से। तो देखिए यूक्लिड मेथड से कैसे लिखेंगे, यूक्लिड मेथड से अपना हम वही लिखेंगे तरीका कि A = VQ + R लिखेंगे। सबसे पहले हमारा भाज्य क्या था, 4460, 2938 से हमने डिवाइड की, कितनी बार गया, एक बार गया, शेष कितना बचा, 1469। उसके बाद हमने क्या किया, 1469 से डिवाइड किया, 1469 को डिवाइड किया, सॉरी किसको डिवाइड किया, 2938 को डिवाइड किया, कितने से डिवाइड किया, 1469 से। कितनी बार गया, 2 बार, शेष क्या बचा, 0। देखो इन दोनों का तो HCF 1469 आया। जो तीसरी संख्या बची उस संख्या को भी डिवाइड किया हमने कितने से, 1469 से। कितनी बार गया, एक बार गया, पूरा पूरा कैंसिल। तो हमारा HCF क्या हो जाएगा, 1469, और यही हमारा क्या होगा, आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
देखिए स्टूडेंट्स, अब हमारा जो है एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो। अब हम एक्सरसाइज 1.2 आपके लिए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1.2 में क्या किया जाएगा कि अभाज्य गुणनखंड के बारे में पूछा गया है। अभाज्य गुणनखंड होते क्या है, सबसे पहले ये छोटी सी बात, संख्याएं देखिए दो प्रकार की होती हैं, एक अभाज्य और एक भाज्य। संख्याएं हमारे पास एक तो संख्याएं होती हैं अभाज्य संख्याएं, जिसको हम इंग्लिश में प्राइम नंबर कहते हैं। इंग्लिश में हम इन्हें प्राइम नंबर कहते हैं। एक होती है हमारे पास भाज्य संख्याएं, भाज्य, इन्हें हम कंपोजिट संख्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर। ठीक, तो संख्या दो प्रकार की हैं। इनके अलावा आप जानते भी हैं कि सम और विषम भी होती हैं, सम और विषम। ये इस तरीके से हम इवन कहते हैं, इसे हम ओड कहते हैं इंग्लिश में। ठीक, तो अभाज्य संख्या होती क्या है? देखिए अभाज्य संख्या वे संख्याएं हैं जो केवल अपने आप से कटती हैं और किसी से नहीं कटती। जैसे 2 है, 3 है, 5, 7, 11, 13 एंड सो। यानी कि ऐसी संख्याएं जिनके अगर हम फैक्टर करें तो ओनली 1 आएगा और वो खुद संख्या आएगी। तो ऐसी संख्याएं जिसके फैक्टर ओनली 1 हो और वह संख्या स्वयं हो, तो ये उसके फैक्टर होते हैं, इसको हम गुणनखंड कहते हैं। तो एक कॉमन लैंग्वेज में भी हम कह सकते हैं कि ऐसी संख्या जो केवल अपने आप से कटती है और किसी से नहीं कटती। एक से तो सारी कटती है, एक का तो कोई जिक्र करने वाली बात ही नहीं होती कि एक से कटती हैं, तो एक से कटेगी और खुद अपने आप से कटेगी, तो वो संख्या हमारी क्या कहलाएगी? अभाज्य संख्या कहलाएगी। इनके अलावा जो बाकी बचती हैं वो हमारी प्राइम होती हैं, यानी कि वो कंपोजिट होती हैं। कंपोजिट संख्या वे संख्या होती है जो किसी अन्य संख्या से भी कट जाए। जैसे 4 है, 6 है, 9 है, 8 है, 12 है, देखो ये कट जाएगी। जैसे 4 2 से कट जाती है, 6 2 से भी कट जाती है, 3 से भी कट जाती है। तो ऐसी संख्याएं जो किसी अन्य संख्या से कट जाती हैं वो हमारी क्या कहलाती हैं? भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। सम तो आप जानते हैं, जो 2 से कटती हैं, जो 2 से कटती हैं वो सम होती हैं, जो 2 से नहीं कटती वो विषम होती हैं। अब एक बात ध्यान रखना, देखो इसमें अभाज्य संख्या में हमने एक नहीं लिया, एक नहीं लेते अभाज्य संख्या में, ना तो एक को हम अभाज्य में लेते हैं ना ही भाज्य में लेते हैं, क्योंकि एक तो एक का फैक्टर एक ही रहता। एक ऐसी संख्या, एक एक्सेप्शनल केस है, तो एक को तो ना तो हम अभाज्य में काउंट करते हैं ना ही भाज्य में काउंट करते हैं, केवल विषम संख्या में काउंट होगा। तो 1 3 5 सम संख्या की बात चलेगी तो 2 4 6। अब आ जाती है बात फैक्टर करने की। देखिए फैक्टर कैसे होते हैं, तो फैक्टर के बारे में, फैक्टर मतलब गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड को हम इंग्लिश में कहते हैं प्राइम फैक्टर। क्या कहेंगे हम इसको? प्राइम फैक्टर्स। अब प्राइम फैक्टर्स कैसे करते हैं? अगर कहा जाए कि आप 12 के प्राइम फैक्टर करिए, तो 12 के ऐसी संख्या मतलब प्राइम फैक्टर यानी कि अभाज्य नंबर लिखने हैं, जैसे 2 2 दूनी 4 3 12, जिनकी गुणा करने पर ये मिल जाए, यही हमारे क्या कहलाते हैं? इसके प्राइम फैक्टर्स कहलाते हैं, यानी कि अभाज्य संख्या कहलाती हैं। अगर हमें 18 के करने हों तो हम इसे 2 गुणा 9 नहीं कह सकते, 2 गुणा 3 ही कहेंगे। तो ये हमारे सब क्या कहलाते हैं? इस तरीके से अभाज्य गुणनखंड कहलाते हैं। अब अभाज्य गुणनखंड निकालने के देखिए कितने तरीके हैं। अभाज्य गुणनखंड निकालने के काफ़ी तरीके होते हैं। क्या तरीके लगाएंगे हम? देखिए सबसे पहले एक तो होता है हमारा ट्री मेथड। क्या होता है? ट्री मेथड। ट्री मेथड में हम क्या करते हैं? हमसे कहा जाए कि 36 के या 48 ले लो, इस 48 के फैक्टर करिए ट्री मेथड से। तो देखिए ट्री मेथड में क्या करना होता है? इस टाइप से 2 लाइन खींचो, इसे किसी संख्या से काटो, अभाज्य संख्या से, अभाज्य नंबर लो जिससे ये कट जाए। सबसे छोटा अभाज्य नंबर हमारा 2 होता है। सबसे छोटा नंबर क्या होता है? अभाज्य 2 होता है। और 2 ऐसा अभाज्य नंबर है जो सम भी है, जो सम भी है, वरना ऐसा कोई अभाज्य नंबर नहीं होता जो सम हो। तो प्रश्न ये भी बन जाता है कि सबसे छोटा अभाज्य नंबर क्या है? 2 है, और ऐसा अभाज्य नंबर जो सम भी हो वो भी 2 है। ठीक, अब हम बात कर रहे थे इसकी 48 के प्राइम फैक्टर कर रहे हैं, तो हमने यहाँ लिखा 2 से इसे डिवाइड करो, कितनी बार जाएगा? 24 बार जाएगा। ये हमारा प्राइम नंबर आया, ये प्राइम नहीं आया, इसको फिर काटो इस टाइप से, 2 से कैंसिल हो जाएगा ये, तो 2 को लिख दो यहाँ। 12
2 से काटा तो कितनी बार जाएगा, 12 बार जाएगा। ये अभी प्राइम नहीं है, इसके फैक्टर और हो जाएंगे 2 और 6, 2 छंग 12। 6 भी प्राइम नहीं है, 6 को और काटो, 2 3 6। अब ये भी प्राइम आ गया और ये भी प्राइम आ गया। तो ये जो प्राइम नंबर आए हैं ये हमने बॉक्स में बंद करके रखे हुए हैं और यही हमारे क्या कहलाएंगे, 48 के प्राइम फैक्टर कहलाएंगे। ठीक, तो इस प्रकार जो है ये हमारे 48 के प्राइम फैक्टर्स आ गए। क्या क्या प्राइम फैक्टर्स आ गए, 2 2 2 2 और 3। यही हमारे क्या कहलाएंगे, प्राइम फैक्टर्स कहलाएंगे, 2 2 2 और ये वाले। इस तरीके से ये कहलाता है ट्री मेथड। यदि हमें ट्री मेथड से अभाज्य गुणनखंड करने के लिए कहेगा तो हम इस प्रकार अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। ओके, तो चलिए एक्सरसाइज 1.2 पर हम विचार करते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन दिए हुए हैं। देखिए एक चीज और है, अभाज्य मेथड मतलब अभाज्य गुणनखंड निकालने का तरीका। आपने पहले भी पढ़ा होगा कि इसे फैक्टर करते चले जाओ, 2 से काटा 24 आया, फिर 2 से काटा 12, फिर 2 से काटो 6 बार गया, फिर 2 से काटो। ये तरीका भी होता है और ये हमारा क्या कहलाता है, ये हमारा भाग विधि कहलाती है। इसे हम कहते हैं भाग विधि से गुणनखंड करना। और जो भी हमने बताया है उसे क्या कहते हैं, ट्री मेथड। ट्री मेथड से गुणनखंड करना। तो जैसे क्वेश्चन में कहेगा एग्जाम में वैसे ही आप करोगे। एक्सरसाइज 1.2 में किस तरह के क्वेश्चन दिए हैं तो आप वो यहाँ पे देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 लेना है। देखिए क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4 ही करना है। जो इसका पहला, दूसरा और तीसरा क्वेश्चन है वो एग्जाम में नहीं आते हैं क्योंकि उसमें वो खाली स्थान दिए हुए हैं। ट्री मेथड बना दिया, उसमें खाली स्थान दे दिए, तो वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं आता है। प्रश्न इसी टाइप से बनेंगे। पहला प्रश्न दे दिया कि ट्री मेथड से सब कुछ करना है, ट्री मेथड से करना है और ट्री मेथड से अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं। किसके निकालने हैं, 420 के निकालने हैं। और संख्या दे दी कि 468 के निकालो। ठीक, तो काफ़ी संख्या लिखी हुई है, तो आप इस प्रकार जितनी भी संख्या दी होंगी सभी के हम ट्री मेथड से निकालते हैं। तो चलिए पहले एक एक करके निकालते हैं। तो चलिए अभी बताया था ट्री मेथड में हम क्या करेंगे। सबसे पहले इसे सबसे छोटे नंबर से, अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, 2 से डिवाइड कर दो। इसे कितनी बार जाएगा, 210 आ जाएगा यहाँ। ये तो हमारा अभाज्य आ गया। अब इसको काटो, ये 2 से कटेगा, कितनी बार जाएगा, 105 बार। ये अभाज्य नंबर आ गया। 105 को काटो यानी कि 105 के फैक्टर करो। ये 2 से तो कटता नहीं है, 3 से कटेगा, 3 से कट जाएगा। हाँ 3 से काटा हमने इसको, 3 3 पंजे 15 आ गया। ठीक, अब 35 किससे कटेगा, 35 तो होता है हमारा 5 और 7। ये भी अभाज्य है और ये भी अभाज्य है। तो हमारे जो इसके फैक्टर्स आ गए, तो वो हमारे फैक्टर्स क्या आ गए, हमारे जो फैक्टर्स आए हैं वो ये वाले आ गए जो हमने बॉक्स में बंद करे हैं। इसको हम क्या कहेंगे, अभाज्य गुणनखंड कहेंगे। 2 3 5 7 ये हमारे क्या कहलाएंगे, अभाज्य गुणनखंड कहलाएंगे। तो इस प्रकार हम ट्री मेथड से अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। चार सौ अड़सठ के निकालिए। 468 के ट्री मेथड से गुणनखंड करने हैं। सबसे छोटा नंबर लेंगे हम अभाज्य 2, तो 2 से इसे डिवाइड करते हैं, तो 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 से डिवाइड कर दो, इधर को लिख दो। इसे फिर काटो, ये संख्या 2 से कटेगी। क्यों, क्योंकि लास्ट में सम संख्या रखी है, तो ये 2 से कटेगी। 2 से डिवाइड करा, 2 2 117 आ गया। 117 को काटो, क्या ये संख्या 3 से कटेगी, कट सकती है। कैसे काटेंगे, देखो 117 को
कैसे पता चलता है कि ये संख्या 3 से कटेगी या नहीं कटेगी? क्योंकि इन दोनों का टोटल देख लो, 7, 8, 9 आ रहा है। जिस संख्याओं का योग 3 से कटता है तो वो संख्या 3 से कटती है। तो हम इसे 3 से डिवाइड कर रहे हैं। 3 तिया 9, 3 9 27, 39 बार जाएगा। अब 39 के फैक्टर करेंगे हम, 3 से काटेंगे तो 13 बार जाएगा, 13 तिया 39। अब 13 भी तो अभाज्य है और ये भी आ गया। ये हमारे क्या आ गए, इसके अभाज्य गुणनखंड आ गए। इसी प्रकार हम ऐसे लिख सकते हैं कि 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 13, ये हमारे क्या है, सब अभाज्य नंबर्स हैं। ये क्या कहलाएंगे, हम ट्री मेथड से 468 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर दिए हमने। तो इस प्रकार हम किसी भी संख्या का ट्री मेथड से अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए थोड़ा सा बड़ा सा नंबर ले लेते हैं जो आपके, तो इस तरह के आपके देखिए काफ़ी सारे नंबर होंगे बुक से, तो आप बुक से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो हम एक लास्ट क्वेश्चन इसमें से ले रहे हैं, 19,530। इस संख्या के प्राइम फैक्टर्स हमें करने हैं। 19,530 के प्राइम फैक्टर करिए। सबसे पहले देखेंगे क्या ये संख्या 2 से कटेगी, क्योंकि लास्ट में 0 होता है या सम संख्या होती है तो 2 से अवश्य कटेगी। तो 2 से काटो इसको, 2 9 18 बचा, 1 2 7 14, 2 6 12, 2 5 10, ये आ गया। अब इसके फैक्टर करेंगे हम, देखो ये तो 2 से कटती नहीं, जिसके लास्ट में 5 आएगा तो 5 से काट दो इसको, 5 ही करना 5 बचे 4, 5 9 45 बचे 2, 5 5 25 बचा 1, 5 तिया 15, 1953 हो गया। 1953 क्या ये हमारा 3 से कट सकता है? क्योंकि अभाज्य संख्या सबसे छोटी 2 या 3 होती है, तो 2 से तो कटेगा नहीं। 3 से देखते हैं, देखो 9 और 1 10 और 5 15 और 3 18, अंकों का टोटल 18 आया है, इस वजह से ये 3 से कटेगी। 3 से डिवाइड करो, 3 6 18, 3 5 15, 3 का 9। अब ये हमारी अभाज्य आ गई। अब 651 किससे कटेगी भाई? 651 को काटिए, 651 को काटते हैं, 6 5 11 और 1 12, सही है, 3 से कटेगी ये संख्या। तो 3 दूनी 6, 3 का 3 और 3 7 21, 217 आ गया। फिर इसको काटो जरा, 2 और 1 7 और 3 10 आ गया। अब ये 3 से नहीं कटेगी, ये संख्या 3 से नहीं कटेगी, तो फिर ये कटेगी 7 से। 7 या 21, 7 ही का ना 7, 31 आ गया। और 31 भी किसी से कटती नहीं है क्योंकि ये अभाज्य है। तो ये जितने भी हमने बॉक्स में बंद करे हैं ये सब क्या हैं? अभाज्य गुणनखंड हैं। किसके? 1950 के। तो लास्ट में लिख देंगे 1950 के अभाज्य गुणनखंड 2। देखो अब चाहे तो पहले 3 लिख दो, ये बाद में लिख देना। 2 3 3, फिर ये वाला 5, ये 7 और ये 31। ये हमारा क्या आ गया? आंसर आ गया। तो इस प्रकार हम अभाज्य गुणनखंड ट्री मेथड से ज्ञात कर सकते हैं। देखिए स्टूडेंट, अब हमने क्वेश्चन नंबर 5 लिया आपका। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला गया है कि बताइए कि कौन सी संख्या भाज्य या अभाज्य है। ये 4 संख्या लिखी हुई है इस टाइप से, तो इनमें से कौन सी संख्या भाज्य है या अभाज्य है, कैसे पता चलता? देखो ये तो तीनों चीज गुणा में है, ये इसके साथ प्लस में रखी हुई है, ठीक है। सबसे पहली बात, अगर इनकी हम गुणा करेंगे तो एक नंबर आ जाएगा और उसमें 13 जोड़ देंगे, तो फिर हम उससे पता नहीं चल सकता कि ये भाज्य है या अभाज्य। सबसे सिंपल तरीका, जहाँ ये प्लस आया है इधर की संख्या में और इधर की संख्या में कुछ कॉमन देख लो, कोई नंबर कॉमन दिखाई दे रहा है या नहीं। 13 कॉमन है आपका, देखो, क्योंकि 13 से ये भी कट जाएगी और 13 से भी ये कट जाएगी। तो इन दोनों को हमने क्या किया, ऐसे करके लिख दिया, यानी कि दोनों में से 13 बाहर ले लिया। तो इधर से क्या बचा? 7 गुणा 11 गुणा 2, 13 से भाग करें तो 2 बार गया, प्लस इधर क्या बचा? 1। अब एक बात यहाँ सोचोगे आप कि इसको सोल्व करके जो भी नंबर आ रहा होगा तो वो 13 से तो कटेगा, क्योंकि उसके गुणा में 13 है। कहने का मतलब है कि ये भी जो भी नंबर आएगा उसका एक गुणनखंड तो 13 होगा और एक ये भी होगा, जो ये संख्या आएगी। मान लो सपोज जो इसको जोड़ के देखो कैसे आएगी, क्या? 11 7 77 और 77 दूनी 154 और 1 जोड़ दिया तो 155 आ गया। तो 13 गुणा 155 हो गया।
तो यानी कि इन दोनों की गुणा करके जो भी नंबर आएगा तो उसका एक फैक्टर तो 13 भी हो गया और एक फैक्टर 155 भी हो गया। तो यानी कि जो भी संख्या आएगी तो उसके दो फैक्टर तो ये हो ही गए। लेकिन अभाज्य संख्या वो होती है जिसका कोई भी फैक्टर नहीं होता, केवल 1 ही होता। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो भी संख्या आएगी उसका एक फैक्टर 13 भी है, 155 भी है, तो ये तो हमारी संख्या क्या बन गई, भाज्य बन गई। तो हमें केवल इतने से ही पता चल जाएगा कि यदि इन दोनों में कुछ कॉमन होगा तो समझ लीजिए कि वो भाज्य है। इधर देखो 23 है और इधर 46 है, 23 से 46 कटता है 2 बार, तो इसका मतलब इसके बाहर 23 कॉमन आ जाएगा और अंदर जो बचेगा ये 3 गुणा 5 गुणा 13 गुणा 23 से भाग करा 2 बार गया, 23 ही का 23, तो इसमें 23 बाहर कॉमन आ गया, तो इसलिए ये संख्या हमारी क्या हो गई, भाज्य हो गई। इन दोनों में तुम देखोगे, देखो 10 तो इधर है, 5 और 2 इधर 10, ज़्यादा से ज़्यादा कॉमन लोगे तो 10 भी आ जाएगा और 5 तो वैसे है नहीं, तो हम इसमें से 5 कॉमन ले लो चाहे तो, या पूरा 10 ही कॉमन कह दो। तो 6 को ऐसे छोड़ा, ये 5 और 2 ये हट गया यहाँ से, ये 4 के 12 का 12 हो गया, ऐसे करके लिख दो और प्लस 10 से इसे डिवाइड करा तो 1 बार आएगा। तो जिसके बाहर कोई संख्या कॉमन आ गई तो वो हमारी क्या है, भाज्य संख्या है। तो आप एक चीज़ को ध्यान देना, भाई सोच रहे हो कि ये 3 चीज़ गुणा में लिखी है, तो जब कई सारी संख्या गुणा में आती हैं ऐसे तो वो तो भाज्य होती है, लेकिन एक चीज़ सोचो ये गुणा में तो है लेकिन इसके साथ प्लस में ये संख्या भी तो है, हो सकता है कि इसमें जोड़ने पर जो ये बनेगा वो भाज्य ना बने। तो अगर ये 13 कॉमन था इस वजह से भाज्य बना है, अगर कॉमन नहीं होगा तो भाज्य नहीं होगा। इस क्वेश्चन में देख लो, इधर 5 है और इधर कुछ भी कॉमन नहीं है, मतलब 5 से कटने वाला कोई भी नंबर इधर नहीं है, तो इसलिए यह क्या होगा, हमारी अभाज्य संख्या होगी। यह क्या होगी, अभाज्य होगी। ये संख्या हमारी क्या होगी, अभाज्य संख्या होगी। तो इस तरह के क्वेश्चन में आप ये पता लगा सकते हो कि कौन सी अभाज्य है और कौन सी भाज्य है। ठीक, तो ये क्वेश्चन नंबर 5 आपके समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला है, देखो क्वेश्चन नंबर 6 में कहा है, क्वेश्चन नंबर 6 में संख्या दे दी है कुछ, जैसे 945 दे दिया, 204 दे दी और आगे को संख्या 660 दे दी। इन सभी संख्याओं को अपने अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिखिए। अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखो, अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखो। तो हमें अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है, कैसे, मतलब 945 को अभाज्य गुणनखंड करके लिख दो बस गुणा में। अब कैसे पता चलेगा कि 945 के क्या क्या गुणनखंड होंगे, तो पहले हम इसके अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो अब देखिए अभाज्य गुणनखंड करने का भी हमने ट्री मेथड बताया था, लेकिन इसमें कहीं लिखा हुआ नहीं कि ट्री मेथड से करना, आप बिना ट्री मेथड के कर लो। तो बिना ट्री मेथड का कौन सा, ये वाला भाग विधि लगा दो। ये संख्या देखते ही पता चल रही है कि लास्ट में 5 आया है तो 5 से कटेगी, तो 5 से भाग कर दो पूरी संख्या को, 5 ही करना 5 बचे 4, 44 हो गया, 5 अट्ठे 40 बचे 4, 5 नम 45 हो गया। अब ये किससे कर सकती है, देखो 8 और 9 में 18 हो गया, तो ये संख्या 3 से जरूर कटेगी, 3 6 में 18, 3 3 63 आ गया, 3 दूनी 6, 3 का 3, फिर 3 से कटेगी, फिर 7 से कटेगी। ये जो आ गए हमारे इस प्रकार, ये इसके अभाज्य गुणनखंड आ गए, तो 3 3 3 5 7, इस प्रकार हम कह देंगे कि 945 के अभाज्य गुणनखंड ये हो गए। इसी प्रकार आप 204 के भी कर सकते हैं, तो 204 को भी काट लो, ऐसे 2 से कट जाएगी संख्या, 2 ही करना 2, 2 2 4, फिर 2 से काट लो तो 2 पंजे 10, 2 ही करना 2। अब 51 2 से नहीं कटता तो 3 से कटेगा, 3 से काट दो तो 17 आ जाएगा, 17 किसी से नहीं कटता, तो ये हमारे 204 के क्या आ गए, गुणनखंड आ गए। तो हम 204 को लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 17। इस प्रकार आप जो भी संख्या आपको दी जाएगी तो आप उसके अभाज्य गुणनखंड कर सकते हो, कर सकते हैं। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में क्या कहा कि 16 की पावर n में अंतिम अंक 0 होगा क्या।
क्या 16 की पावर n में अंतिम अंक 0 होगा यदि n धनात्मक पूर्णांक है? मतलब n का मान कुछ भी एक प्राकृतिक संख्या हो सकता है, 1 2 3 4 5 10 वगैरह कुछ भी हो, तो क्या 16 की पावर में लास्ट का अंक 0 आ सकता है? कैसे पता चलता है? एक चीज ध्यान से समझना कि इसका इकाई का अंक क्या है? 6 है, और ये n हमारा एक धनात्मक संख्या है, तो सबसे पहले 6 की पावर 1 करो तो 6 ही आएगा, 6 की पावर 2 कर दो तो 36 आएगा, फिर भी इकाई का अंक 6 ही आएगा। 6 की पावर 3 कर दो तो 6 की पावर 3 का मतलब 216, 36 छक्का 216, तो भी हमारा इकाई का अंक 6 ही आएगा। फिर 6 की पावर 4 कर दो तो फिर 6 से गुणा करोगे तो फिर भी हमारा इकाई का अंक 6 ही आएगा। देखो 6 से गुणा होगी ना इसमें दोबारा, तो 6 6 36। तो यहाँ स्पष्ट बात ये होती है कि आप 6 की कितनी भी पावर ले लो, हमेशा इकाई का जो अंक आएगा यानी कि जो अंतिम अंक आएगा वो हमेशा 6 होगा, ना कि 0 होगा। ठीक, तो हम यहाँ लिखें। एक बात और हमेशा ध्यान रखना कि आप किसी की भी पावर लगा लो तो 4 पावर तक ही इकाई का अंक बदलता है, उसके बाद हमारा अंक इकाई का अंक नहीं बदलता। फॉर एग्जाम्पल के लिए देखो, तुम्हें दिखाएं कि 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3, 3 की पावर 4 और 3 की पावर 5। 3 की पावर 1 का इकाई का अंक 3, 3 की पावर 2 लेंगे तो 9, 3 की पावर 3 होता है 27, 3 की पावर 4 होता है 81, 3 की पावर 5 होता है 243। यहाँ तक देख लो, पहले इकाई का अंक 3, फिर 9, फिर 7, फिर 1, दोबारा से फिर रिपीट हो जाएगा 3। अब 3 की पावर 6 लो, यानी कि दोबारा फिर इसमें 3 से गुणा होगी तो 3 3 9 729 आता। तो देखो दोबारा 9 आया, 3 9 7 1, यही चारों अंक बार बार रिपीट होते चले जाते हैं। तो बात स्पष्ट ये होती है कि किसी भी इकाई की घात अगर हम 4 तक लगाएंगे तो 4 तक ही इकाई के अंक तो बदल सकते हैं, अन्यथा नहीं बदलता। बाकी 4 के बाद तो वही रिपीट होता रहता है। लेकिन अगर हम 6 की पावर कुछ भी लगा लो, इकाई का अंक हमेशा 1 होगा। तो हम यहाँ लिखेंगे यदि 6 की पावर n में इकाई हमेशा 6 होगी न कि 0। आंसर, तो इकाई का अंक हमेशा 6 ही आएगा, चाहे तो यहाँ पावर कितनी भी लगा लो। अब देखो 16 थी, यहाँ 16 से हमें कोई मतलब नहीं होता, केवल हमें इकाई का अंक लेना होता। जो इकाई का अंक कहेगा, पूछा तो वही है ना अंतिम अंक, अंतिम अंक का होगा इकाई का अंक, तो इकाई के अंक पे ही पावर लगाई जाती है। तो इसी प्रकार कुछ भी क्वेश्चन दे सकता है। यहाँ पे 16 की जगह कुछ और संख्या दे दे। चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 7। अब क्वेश्चन नंबर 8 पे देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 में कहा है कि 12 की पावर n है, 12 की पावर n की अंतिम अंक 0 या 5 होगा। अंतिम अंक 0 या 5 होगा, ये पूछा है। क्या अंतिम अंक 0 या 5 होगा? कैसे पता चलेगा? देखो लास्ट में देखो, इकाई का अंक क्या है? 2 है, तो 2 पे पहले 1 पावर लगाई, 2 की पावर 2 लगा दो तो इकाई का अंक क्या आएगा? 4। 2 की पावर 3 लगा दो तो इकाई का अंक क्या आएगा? 8। 2 की पावर 4 लगा दो तो इकाई का अंक क्या आएगा? 6। अब अगर तुम दोबारा से 2 की पावर 5 लगाओगे तो इकाई का अंक क्या आएगा? 2 आएगा, जो सबसे शुरू में आया था। तो इस वजह से हम केवल 4 तक ही देखते हैं। ठीक है, तो 1 पावर पे तो 2 आ गया, फिर 4 आया, फिर 8 आया, फिर 6 आया, तो कभी भी 0 या 5 नहीं आ सकता। तो क्या लिखेंगे हम? यहाँ लिखेंगे इसका इकाई अंक कितना होगा? 2, 4, 8, 6 होगा। 0 या 5 नहीं होगा। बात क्लियर समझ में आई कि इसका इकाई का अंक जो है 0 या 5 नहीं होगा। तो इस प्रकार से ये 7वां क्वेश्चन 8वां क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। ओके।